बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ नाजरीन सलामुन अलैकुम। मैं हूँ साजिद रिजवी। आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल करता हूँ चैनल विन के ख़ास प्रोग्राम कामयाबी के रास्ते। जी हाँ नाजरीन, आप जानते हैं जब भी हम इस प्रोग्राम में हाजिर होते हैं एक नया सब्जेक्ट आपके सामने लेकर आते हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज के एपिसोड में हम बात करेंगे करियर अपॉर्चुनिटीज़ इन बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी क्या है इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही आप अपना इसमें करियर बना सकते हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी के मेल ने आज हम सब की ज़िंदगी को बहुत आसान बना दिया है और आसान बनाने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है, और इस हैरान कर देने वाली टेक्नोलॉजी का नाम ही है बायोटेक्नोलॉजी। आज साइंस की इस पॉपुलर ब्रांच में करियर ऑप्शन बहुत ज़्यादा होता है। इसे आमतौर पर बायोटेक के नाम से भी जाना जाता है। बायो में अपना करियर बनाने की चाहत रखने वाले बच्चों के बीच सबसे ज़्यादा पसंदीदा कोर्स समझा जा रहा है। बायो और टेक्नोलॉजी के मेल से रॉ मटेरियल को एक नया रूप में कुछ बनाना या फिर कुछ आइडिया निकालना ही बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है, या कुछ ऐसा आइडिया क्रिएट करना जो कभी किसी ने नहीं किया है। बताया जाता है कि साल 1919 में हंगरी के एग्रीकल्चर इंजीनियर कार्ल एरिक्स ने सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी शब्द का इस्तेमाल किया था। तो आइए हमारे मोहतरम नाजरीन, हम लोग इस्तकबाल करते हैं, हमारे शो पर मौजूद हैं करियर काउंसलर SM रज़ा सर। उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, और तमाम स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट को सलाम अलैकुम। वेलकम है आपका इस शो पे, और आज बायोटेक्नोलॉजी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन के साथ। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। जैसा कि आप जानते हैं कि हम बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे आज, और सारी डिटेल हम कोशिश करेंगे कि हमारे बच्चों को दिया जाए। जी, जैसा कि हमने बताया कि ये एक उभरती हुई फील्ड है और इसमें ज़्यादातर लोग साइंस वाले ही जाते हैं जो बचपन से ही रुचि रखते हैं साइंस में। तो मैं चाहूँगा कि इस प्रोग्राम के बारे में डिटेल किया जाए, लेकिन उससे पहले हर बार हम नोटिफिकेशन ज़रूर शेयर करते हैं। राइट। तो वो बहुत ज़रूरी है, 1-2 मिनट ही लगेगा नोटिफिकेशन में। तो मैं चाहता हूँ JEE मेंस की नोटिफिकेशन है और डेडलाइंस है फॉर्म भरने की, तो आप सबसे पहले वो बता दें सर। और इस चैनल से हम लोग हमेशा वक्त से आपको सारी चीज़ें अवेयर कराते हैं। तो JEE मेंस जो NTA कंडक्ट करेगी, पहला JEE मेंस, उसके फॉर्म की ऑलरेडी डेट पहले से स्टार्ट हो चुकी है, यानी 3 सितंबर से, और लास्ट जो डेट है वो 30 सितंबर है। यानी मैं समझता हूँ कि काफ़ी कम दिन है। जिन बच्चों ने फॉर्म फिल नहीं किया है, ऑनलाइन इस फॉर्म को फिल करेंगे, और यहाँ पे एक प्लस पॉइंट बच्चों को दे रहा हूँ जिससे आपको थोड़ी सी एक एनर्जी भी आएगी कि इस बार से JEE मेंस का एग्जामिनेशन, उसका पेपर पैटर्न चेंज होने जा रहा है। पेपर पैटर्न चेंज होने जा रहा है, और वो चेंज ऐसे होगा कि पिछले साल 90 क्वेश्चन का पेपर था, 30 क्वेश्चन फ्रॉम ईच केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, लेकिन इस बार क्वेश्चंस को कम किया गया है। 25 इन ईच सेक्शन, 25 फिजिक्स, 25 केमिस्ट्री, 25 मैथमेटिक्स, यानी 75 क्वेश्चन का पेपर होगा। 300 मार्क्स का एग्जामिनेशन होगा। ड्यूरेशन 3 घंटा ही रखा गया है। और जो दूसरा प्लस पॉइंट पेपर में होगा बच्चों के लिए, वो ये होगा कि 25 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन जो होंगे उनमें नेगेटिव मार्किंग होगी। वो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन होंगे। 5 क्वेश्चन इंटीजर टाइप के होंगे, यानी उनका आंसर 0 से लेकर 9 के बीच में किसी एक डिजिट के बराबर होगा, और उन 5 क्वेश्चनस में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो ये एक 20 क्वेश्चंस में ही नेगेटिव मार्किंग होगी। तो वहां पे मेंशन रहेगा कि कौन से 20 में नेगेटिव मार्किंग है। एग्जैक्टली। पहले 20 में जैसे स्टार्टिंग के, जैसे मान लिया मैथ्स का सेक्शन आप ओपन करेंगे तो 25 क्वेश्चन होंगे उसमें, तो पहले 20 क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग होंगे, यानी +4 -1, और लास्ट के जो 5 क्वेश्चंस होंगे उसमें ओनली +4 होगा। अगर आप गलत करेंगे तो 0 मिलेगा, नेगेटिव आपके मार्क्स नेगेटिव आपके मार्क्स नहीं होंगे। इससे पहले हर क्वेश्चन पे नेगेटिव मार्किंग थी, हर क्वेश्चन पे था। जी, तो प्लस पॉइंट आप बच्चों के लिए है, 90 से क्वेश्चन घटा के 75 किया गया है। 75 में आप देखें 60 क्वेश्चंस, यानी 20-20 ईच के नेगेटिव मार्किंग के साथ हैं, बाकी 15 क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और 300 मार्क्स का पेपर होगा। ड्यूरेशन 3 आवर जैसे पहले था वैसे अभी भी है। तो आपके लिए एक बहुत सुनहरा मौका है कि अपने आप को तैयार करें, और जो जनवरी का JEE मेंस का पहला एग्जाम होना है उसको पूरी एनर्जी के साथ आप दे सकते हैं। जी,
तो ये एक अच्छी बात है। 5 सवालों में जो है नेगेटिव मार्किंग की छूट दी गई है जी। और स्टार्टिंग के जो फर्स्ट टू 20 क्वेश्चंस है उसमें नेगेटिव मार्किंग है या। और वही इतनी है जितनी पहले थी। या उसमें एग्जैक्टली कोई कटौती नहीं की गई है। +4 - 1 ओके। और एडिशनल साजिद साहब प्लस पॉइंट क्या है यहाँ पे कि 90 की जगह पर अब नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 हो क्वेश्चंस गए हैं। हैं। तो बहुत लेकिन सुनहरा। ड्यूरेशन उतना ही है। 3 hours ही और है। मार्क्स में भी कुछ कमी की गई या है of या टोटल course, नंबर ऑफ मार्क्स? 300 मार्क्स का, पहले 360 का पेपर था। ओके। अब इस बार से 300 मार्क्स का पेपर होगा। तो बहुत अच्छा मौका है बच्चों के लिए, आप लग जाएं। बचा हुआ टाइम, क्योंकि जनवरी में ये पेपर है, बचे हुए टाइम को ठीक से यूटिलाइज करें, मैनेजमेंट के साथ टाइम को लगाएं और अच्छी प्रिपरेशन के साथ इस एग्जामिनेशन को फेस करें। ओके। थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है क्योंकि बोर्ड भी है साथ साथ और जी। ये भी है, तो दोनों को हमें मैनेज करना पड़ेगा अच्छे से। वही तो बच्चे कामयाब होते हैं जो इन सारी चीजों को मैनेज कर मैनेज पाते करते हैं। हैं, राइट। तो मैनेजरियल स्किल जिसके पास होगा, कामयाब वही होगा जो टाइम की कीमत को समझेगा, टाइम को प्रॉपरली यूज करना सीखेगा। तो आप भी अपने आप को उस कतार में खड़ा करने की कोशिश कीजिए। ओके। तो एक बार फिर से याद दिला दे, 30 सितंबर जो सितंबर है, last date 30 है। सितंबर लास्ट डेट है। जी। और आप अगर वेट कर रहे हैं जेडब्ल्यू मेंस का एग्जाम देने के लिए तो आप फॉर्म जल्दी से जल्दी भरें। भरें। और दूसरी नोटिफिकेशन में जो है चाहूंगा कि आप बताएं यूजीसी नेट के बारे में क्या अपडेट है सर? तो नेट एग्जामिनेशन किन बच्चों के लिए जो मास्टर्स करने के बाद आइदर पीएचडी के लिए यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप लेने के लिए, या पीएचडी या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप कॉलेज में अप्लाई करने के लिए आपको ये एग्जाम देना पड़ता है नेट का। नेट एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन भी आ चुकी है और इसका एग्जाम की डेट भी आ चुकी है। स्क्रीन पे मैं सारी डेट्स आपके सामने शो कर रहा हूं और वो बच्चे जो नेट एग्जामिनेशन देने वाले हैं वो फॉर्म को ऑनलाइन, और ये भी एग्जामिनेशन ऑनलाइन होगा। जेडब्ल्यू मेंस भी ऑनलाइन है और ये भी एग्जामिनेशन ऑनलाइन ही होगा। तो जल्दी से नोटिफिकेशन स्क्रीन पे देखें। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ये 9 सितंबर से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और लास्ट डेट फॉर्म फिल करने की 9 अक्टूबर 2019, ये 11:30 बजे रात तक आप ऑनलाइन इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और एग्जामिनेशन की जो डेट है इसकी वो 2 दिसंबर 2019 यानी 2 दिसंबर 2019 मंडे से लेकर के 6 दिसंबर 2019 तक, फ्राइडे तक के बीच की डेट आप ऑप्ट कर सकते हैं। ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन है और जो बच्चे नेट एग्जामिनेशन देना चाहेंगे उनके लिए बता रहा हूँ 3 आवर्स का ये पेपर होगा। शिफ्ट में आप इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं और इसका रिजल्ट जो है वो 31 दिसंबर 2019 में आएगा। फॉर्म का प्राइस मेंशन कर रहा हूं। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो 1000 का फॉर्म है आपके लिए, और अगर आप EWS और OBC में नॉन क्रीमी लेयर में हैं तो आपके लिए फॉर्म का प्राइस 500 है, और अगर आप SC ST या PWD या ट्रांसजेंडर को बिलोंग करते हैं तो आपका फॉर्म प्राइस है 250 रुपीज़। ध्यान से एक बार फिर डेट देखें। ऑलरेडी एग्जामिनेशन के फॉर्म की डेट ऑनलाइन आ चुकी है, 9 सितंबर से स्टार्ट हो चुकी है और लास्ट डेट जो है वो 9 अक्टूबर 2019 है। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया दोनों डिटेल देने के लिए। जेडब्ल्यू मेंस की नोटिफिकेशन और यूजीसी नेट की नोटिफिकेशन, और यूजीसी नेट के रिलेटेड एक सवाल भी आया है तो आई थिंक उन्हें जवाब भी मिल गया होगा। बहरहाल वो सवाल हम जरूर सर से पूछेंगे। वैसे जैसा कि आप इंतजार कर रहे हैं करियर अपॉर्चुनिटीज बायोटेक्नोलॉजी में हम बात करेंगे। सर, बायो और टेक्नोलॉजी दोनों को मिलकर ये कोर्स बना है, तो ये कोर्स किसके लिए है और कब बना और इस कोर्स का फायदा क्या है आज के दौर में? बहुत अच्छा एक इंट्रोडक्शन आपने। इसमें आप देखें बायोलॉजी जी एज वेल एज मैथमेटिक्स, पूरी टेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, हर तरह के साइंस का इंटरवेंशन, यानी मैं कह सकता हूं सिंपल वर्ड में इंटर डिसिप्लिनरी कोर्स। और आज की डेट में आप देखेंगे कि जमाना एक सिंगल कोर्स करके अपने आप को अच्छी तरह से प्लेस कराने का रह नहीं गया है जी। मेजॉरिटी में बच्चों को देखेंगे इंजीनियरिंग के बाद MBA या CA के बाद लॉ का कॉम्बिनेशन। तो जमाने की नीड को देखते हुए इस तरह के कोर्स डिजाइन किए जा रहे हैं। और बायोटेक की जो फील्ड है, पहले तो हम देखें कि कहां कहां इससे आप जा सकते हैं ताकि बच्चों को यह समझ में आए कि अगर कल को बायोटेक एज आप कोर्स ऑप्ट करते हैं तो आपके सामने ऑप्शंस, वर्किंग ऑप्शंस क्या आएंगे, वो बहुत जरूरी है, वर्किंग ऑप्शन। और साथ साथ ये भी हम देखें कि जो वर्किंग ऑप्शन आपके पास आएंगे उसका दायरा कितना बड़ा है जी।
तो आप देखें, मैं स्क्रीन पे पहले वो सारे आपको दायरे बता रहा हूं जहां बायोटेक का इस्तेमाल है या बायोटेक का इस्तेमाल करके आप उस फील्ड में अपने करियर को बना सकते हैं। ओके, उसके बाद डिटेल में भी बात करेंगे। या उसके बाद, ताकि आपको वर्किंग एरिया आपको पता चले कि जब बायोटेक प्रोफेशनल आप बनेंगे तो आपको काम कहां पे करना है। देखें वो सारे सेक्टर्स जहां पे आप बायोटेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला सेक्टर है हेल्थ केयर, देन फार्मास्यूटिकल्स, दवाओं का सेक्शन बहुत बड़ा, इसके बाद फूड प्रोडक्शन, देन एनिमल हस्बेंड्री, इसके बाद एग्रीकल्चर, और जैसा हम जानते हैं कि हिंदुस्तान एक एग्रीकल्चर का कंट्री है। इसके बाद टेक्सटाइल में आप देखें बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल, एंड नाउ न्यूट्रिशन जैसे फूड प्रिजर्वेशन, इसमें भी बायोटेक की फील्ड एप्लीकेबल होगी। तो हेल्थ केयर, फार्मास्यूटिकल डिवीजन, फूड प्रोडक्शन, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल एंड न्यूट्रिशन, इतने सारे फील्ड में बायोटेक का इस्तेमाल आज की डेट में हो रहा है। लाइफ का हर पोर्शन इसमें कवर हो रहा है। एग्रीकल्चर कंप्लीट आप देखें, पूरा फूड प्रोसेसिंग, इसके अलावा पूरी टेक्सटाइल डिवीजन आ गई, फूड प्रिजर्वेशन आ गया, ये सब सारी चीजें। हेल्थ केयर में आप आ जाएं, पूरी दवाओं के सेक्टर में आ जाएं, रिसर्च आपने बताया, जेनेटिक फील्ड में आप आ जाएं, तो इन सब सारी चीजों इंजीनियरिंग की फील्ड ही है ये, मतलब ये है ही इंजीनियरिंग फील्ड। इनफैक्ट इसमें दो डिवीजन है, देखें आप। बायोटेक में दो तरह से आप आगे निकल सकते हैं। एक तो ये है कि प्लेन बीएससी बायोटेक करके आप एमएससी बायोटेक करके आप रिसर्च के फील्ड में जाएं, या आप 10+2 के बाद डायरेक्टली टेक्नोलॉजिकल फील्ड में यानी बायोटेक इंजीनियरिंग का आप ऑप्शन लें और फिर उस साइड आप निकल जाएं। तो दोनों तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। एक तरफ से आप एक्सपर्ट भी बन जाएंगे, साथ ही साथ आप एक इंजीनियर भी हो जाएंगे, यानी टेक्नोलॉजिकल भी आप फील्ड में जा सकते हैं, और एज ए रिसर्च अगर आप प्लेन कोर्स में अगर अपने आप को लेके जाना चाहें, रिसर्च डिवीजन में लेके जाना चाहें, तो आप उस तरफ भी बढ़ सकते हैं। तो दोनों स्कोप इसमें है। और पिछले प्रोग्राम में याद होगा हमने बताया था कि अकेला कोर्स है जिसमें आप प्लेन कोर्स की तरफ भी बढ़ सकते हैं एज वेल एज इंजीनियरिंग भी। अकेला कोर्स है, इसके अलावा कोई ऐसा कोर्स आपको नहीं मिलेगा जिसमें आप प्लेन कोर्स से ग्रेजुएशन या मास्टर्स एंड पीएचडी करें या इंजीनियरिंग भी कर लें। ये अकेली फील्ड है जिस फील्ड में आप इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं एज वेल एज रिसर्च या प्रोफेसर वाली रैंक या उस तरह वाली फील्ड भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। तो दोनों ही आपके सामने स्कोप खुले हुए हैं। जिस तरह का आपका थॉट या जिस तरह के आपके दिल में शौक ज़ौक हो, आप अपना कदम उसी तरफ बढ़ाएं। चलिए, एक चीज़ और देखने को मिलती है जब हम कोई बड़े शहर में जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि वेजिटेबल्स जो होते हैं, जो सब्जी भाजी होती है, उसमें कुछ नई नई की चीज़ें निकल कर आती हैं। तो हम एक रिपोर्ट पढ़ रहे थे तो बोल रहे थे कि जो न्यू न्यू सब्जियाँ आपको देखने को मिल रही है मार्केट में, और जिनका मौसम नहीं है वो भी सब्जियां आपको मार्केट में देखने को मिल रही है। तो ये जो किया जा रहा है इन्वेंट, ये बायोटेक्नोलॉजी के कोर्स करने वाले ही कर रहे हैं। 100% 100%। तो कुछ नया निकालना ही एक बायोटेक्नोलॉजी एक कोर्स है। इनफैक्ट ये होता कैसे, जैसे मान लिया मुझे कुकुम्बर जैसे खीरा है, तो अब पहले आप देखें अपने बचपने में कि खीरे का एक मौसम होता था, उस जमाने में खीरा आपको मिलता था। लेकिन बायोटेक की फील्ड ऐसी एडवांस हुई कि उस जमाने का टेम्परेचर, सॉइल का टेम्परेचर, सॉइल की सारी फर्टिलिटी जैसा उस मौसम में होता है, जिस मौसम में खीरा पैदा होता है, वैसा आर्टिफिशियली डेवलप किया जाता है, और आर्टिफिशियल डेवलप करके वैसे ही खेती की जाती है विदाउट एनी सीजन। तो ये सालों भर अगर आप चाहें, आप देख भी रहे होंगे कि हर सब्जी को सालों भर अगर आप चाहें तो ले लें, मार्केट से खरीद लें। अदरवाइज हम लोगों के बचपन में क्या होता था कि स्पेशली कुछ पर्टिकुलर सीजन की कुछ ही सब्जियां हुआ करती थी। तो लेकिन अब बायोटेक के इंटरवेंशन से ये हो गया है कि ऐसा एक एनवायरनमेंट डेवलप करके आप उस तरह का क्लाइमेट बना करके किसी भी वेजिटेबल को चाहे तो किसी पार्ट ऑफ टाइम पे कहीं भी आप पैदा कर सकते हैं। ओके, तो कहना गलत नहीं है कि काउंटलेस जो है अपॉर्चुनिटी है इंडस्ट्री सेक्टर में। तो अगर इसमें आप जो है, खासकर अगर एग्रीकल्चर की हम बात करें तो इंडिया में एग्रीकल्चर की तो बहुत ज्यादा डिमांड है। नो डाउट। तो अगर हम बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स करते हैं और एग्रीकल्चर सेक्टर में आते हैं तो एक अच्छा करियर ऑप्शन निकल कर नो डाउट एट ऑल। और साथ ही साथ जिनके पास लैंड है उनके लिए तो और भी ज्यादा सोने पे सुहागा हो जाएगा इस तरीके की चीज। या अगर हम फार्मास्यूटिकल दवाओं की तरफ निकल जाए, आप देखें कि दवाओं में कितना ज्यादा स्कोप है, उस तरफ भी हम निकल सकते हैं। राइट। फूड प्रिजर्वेशन में आप देखें आजकल कितनी सारी चीजें आपको मिल रही हैं कि आप जब जाएं मार्ट वगैरह में तो ऐसे आपको मिलेंगे पैकेट फूड। मटर का सीजन भी रहता है, मटर मिलती है जी, और 30 दिन के बाद अगर आप चाहें तो उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हर यानी इंसान की रोजमर्रा जिंदगी से अटैच जितनी सारी चीजें हैं वो बायोटेक्नोलॉजी से आजकल डील हो रही हैं। तो अगर आपका
जहन बनता है तो आपको इस तरफ कदम बढ़ाना चाहिए। बना देते हैं जी। तो इस फील्ड के बारे में और ज़्यादा हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कोर्स को कैसे करना है। Right. तो सर मेरा अगला सवाल ये होगा कि अगर हम लोग 10th पास कर लेते हैं या 12th पास कर लेते हैं, जी। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन नहीं होता, तो जो बायो लेते हैं अगर वो मेडिकल में नहीं जा सकते हैं, जी। तो क्या सिर्फ और सिर्फ बायो जो लेते हैं वही इस फील्ड में आ सकते हैं या मैथ्स वाले भी आ सकते हैं? फाइन, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि इसमें कोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं। ओके। बायोटेक में आप डिप्लोमा कर सकते हैं, अंडर ग्रेजुएट कोर्स भी आप कर सकते हैं, ओके। इंजीनियरिंग कर सकते हैं, आप मास्टर्स कर सकते हैं, बायोटेक में आप पीएचडी कर सकते हैं, रिसर्च, यानी इतनी सारे कोर्सेज आप 6 से बायोटेक में 7 कोर्स आपने बता दिया है। बता दिया है। तो अब डिप्लोमा के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, आपको 10th पास होना है। ओके। चाहे आप जैसे इंजीनियरिंग में करें डिप्लोमा, या आप बायोटेक के फील्ड में अगर आप डिप्लोमा करना चाहें, कुछ जगहों पे 10th, एक दो जगहों पे 12th है, लेकिन अदरवाइज एलिजिबिलिटी 10th है। 10th के बाद आप डिप्लोमा इन बायोटेक्नोलॉजी आप कर सकते हैं, ये 3 साल का कोर्स होगा जी। इसके बाद फिर हम अंडर ग्रेजुएट कोर्स करेंगे, वो भी 3 साल का कोर्स होगा। उसके बाद हम मास्टर्स करेंगे, वो 2 साल का कोर्स होगा। और उसके बाद अगर हम नेट क्वालिफाई, जैसे हमने नोटिफिकेशन बताया, नेट क्वालिफाई करने के बाद अगर हम चाहें तो अपना रिसर्च की तरफ रिसर्च और कदम बढ़ा सकते हैं, या एमएससी करने के लिए हम आईआईटी जाम का भी हम हेल्प ले सकते हैं। याद करें हम लोगों ने बताया था कि बीएससी करने के बाद 6 फील्ड में आईआईटी जैम के लिए आप एग्जाम दे सकते हैं, उसमें एक फील्ड आपकी बायोटेक भी है, यानी बायोटेक से अगर आप बीएससी करके चाहें तो निकल सकते हैं। और तीसरा जो मैंने ऑप्शन बताया, डिप्लोमा एंड अंडर ग्रेजुएट कोर्स के बीएससी के बाद एक कोर्स है, आप बायोटेक में इंजीनियरिंग कर सकते हैं। तो इंजीनियरिंग करने के लिए आपके पास जितने सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो कंडक्ट होते हैं कॉलेजेस के, उसमें बायोटेक इंजीनियरिंग एक आपको स्ट्रीम जरूर दिखाई देगी। जैसे आईआईटीज में आप जाएं, देयर विल बी अ बायोटेक इंजीनियरिंग। और बायोटेक के लिए अगर आप देखेंगे तो आईआईटी में, आईआईटी गुवाहाटी इज द बेस्ट आज की डेट में। आईआईटी मुंबई भी आप देख सकते हैं, तो आईआईटीज में भी बायोटेक इंजीनियरिंग का कोर्स है। इसके अलावा मास्टर लेवल पे जाएंगे तो आईआईएससी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज मैंने बताया था, वहां पे भी ये कोर्स मौजूद है। तो ये सब सारे मैंने आपको तरीके बताए, डोर एंट्री आपको बताई कि आप बायोटेक के फील्ड में कैसे जा सकते हैं। 10th के बाद आप 3 साल का डिप्लोमा कर सकते हैं, या +2 के बाद 3 साल का आप बीएससी कर सकते हैं, या +2 के बाद 4 साल का आप बायोटेक इंजीनियरिंग कर सकते हैं। 3 साल बीएससी बायोटेक करने के बाद आप 2 साल का एमएससी बायोटेक कर सकते हैं, और उसके बाद फिर आप नेट क्वालिफाई करके आप उस फील्ड में पीएचडी यानी रिसर्च भी आप कर सकते हैं। ओके। वो मेरा जो पहला सवाल था, वो सवाल हमने इसलिए आपके सामने रखा है कि मैथ्स भी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बिकॉज कोई सब्जेक्ट में इंजीनियर्स लगा हुआ है, राइट, और जो नाम है इसका वो बायो है, टेक्नोलॉजी भी है। तो फिर अगर हमारे पास 12th के बाद मैथ्स होता है तो क्या तो भी हम इस फील्ड की तरफ आ सकते हैं या सिर्फ बायो होना जरूरी है? गुड, इट्स अ वेरी वेरी टेक्निकल क्वेश्चन। मैं पेरेंट्स और बच्चों को कह रहा हूं कि आपकी साइड से साजिद साहब ने ये क्वेश्चन उठाया, और देखिए इसमें 2 बड़ी अच्छी चीजें यहां निकल के आ रही है। अगर आपको बायोटेक इंजीनियरिंग करनी है, सपोज अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है फ्रॉम आईआईटी इन बायोटेक, तो आईआईटी के जब आप एंट्रेंस फेस करेंगे तो वहां पे आपके पास मैथमेटिक्स होनी जरूरी है। लेकिन अगर आप बीएससी बायोटेक अगर आप करना चाह रहे हैं, प्लेन बीएससी की तरफ जा रहे हैं, तो दोनों ऑप्शंस आपके सामने हैं। आइदर आप 11th एंड 12th फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से होने चाहिए, या फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स से होने चाहिए। लेकिन ध्यान रखें, मैं कहूंगा कि बायोटेक की तरफ वही बच्चे कदम बढ़ाएं जिनके पास बायोलॉजी हो, क्योंकि जैसे जब आप बीएससी बायोटेक का ऑप्शन ऑप्ट करेंगे और सेमेस्टर्स आपके स्टार्ट होंगे, तो हर सेमेस्टर में बायोलॉजी के पोर्शंस आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो बायो का मुझे लगता है अगर आपको प्लेन बीएससी की तरफ बढ़ना है तो बायो का बेस आपके पास होना चाहिए। लेकिन अगर बायोटेक इंजीनियरिंग करना है तो जरूरी नहीं है कि आपके पास बायो हो, विदाउट बायो भी आप एंट्रेंस फेस करके बायोटेक इंजीनियरिंग कर सकते हैं। ओके। और एक रिपोर्ट अगर मैं पढ़ रहा था तो उसमें ऐसा लिखा हुआ था कि अगर कोई बच्चा बचपन से ही साइंटिफिक एप्लीकेशन को सॉल्व करना जानता हो, उसमें इंटरेस्ट रखता हो, वो ही इस फील्ड में अगर आएगा तो ज्यादा अच्छा है। अदरवाइज कोई आके लेटर डिसाइड करता है तो, और साइंस में इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है उसको, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर में अगर उसको जाना है लेकिन उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अगर वो साइंस के जो एप्लीकेशन जो होते हैं साइंटिफिक वो सॉल्व करने की क्षमता रखता है तो जा सकता है। एग्जैक्टली। तो बहुत कंफ्यूजन है, तो यहाँ पर अगर कैसे इंसान कैसे डिसाइड कैसे करेगा? ये फील्ड बेसिकली रिसर्च ओरिएंटेड ज्यादा है।
रिसर्च ओरिएंटेड Yeah, ज्यादा है, यहाँ पे obviously. क्लियर स्टेटमेंट Yes. है। इसमें रिसर्च मतलब किस तरीके की करना है, यानी जो हमारे पास रॉ मटेरियल होता या है उसमें, हाँ। उससे कुछ मिलाना है बायो और टेक्नोलॉजी से करके? अब जैसे देखें ना, क्योंकि मैंने इंट्रो में तो इंट्रो दे दिया है, पर उसको डिटेल में यहाँ समझना जरूरी है। फूड प्रिजर्वेशन का देखें आप। हाँ। अब कभी आज से पहले कहाँ ऐसा होता था कि 2 दिन से ज्यादा दूध को आप स्टोर करके रख सकते थे, लेकिन अगर आप देखेंगे तो ऐसे भी टेट्रा पैक आते हैं जिनको 6 महीने के बाद भी अगर आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं। Right. एक टेक्नोलॉजी का यहाँ इंटरवेंशन है, एक रिसर्च ऐसी आई, एक ऐसा प्रिजर्वेटिव आपने वहाँ पे इन्वेंट किया कि जिसको डाल के आप मिल्क के ड्यूरेशन को, उसकी ड्यूरेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। आने वाले टाइम में हो सकता है कि 6 महीना बढ़ के 1 साल भी हो जाए। ओके, तो ऐसा भी हो सकता है। होते तो हैं। वो तो जितना भी मेडिसिन वगैरह में भी एक्सपायरी डेट या? होती है, तो ये बायोटेक्नोलॉजी का ही रोल है, जैसे आपने 100% बताया था। मेडिसिन में भी जा या। सकते हैं, फार्मेसी में। क्यों नहीं? Okay. तो मेरा ये मानना है कि जितना, जैसे आपने कहा कि अगर स्किल आपका रिसर्च ओरिएंटेड है तो इस फील्ड में आप किसी भी एक्सटेंट तक जा सकते हैं। Okay. क्योंकि अभी ये फील्ड, इनफैक्ट इंडिया में अगर आप देखेंगे तो इसकी ग्रोथ अभी उतनी जितनी होनी चाहिए, जितना ऑस्ट्रेलिया या जितना आप चले जाएं यूरोप में अगर आप देखेंगे जितना एडवांस है, इवन दो न्यूजीलैंड में भी आप देखेंगे बायोटेक बहुत एडवांस है, इवन दो ईरान के बारे में कह रहा हूं, बायोटेक के फील्ड में ईरान बहुत आगे है, तो अभी इंडिया में बहुत इसमें एडवांसमेंट होना बाकी है। तो आने वाले टाइम में बहुत सारे रिसर्चेज होंगे और इसमें बहुत सारे स्कोप निकल के आएंगे। तो उन बच्चों के लिए बेस्ट ऑप्शन है जिनके अंदर स्किल ऐसा हो कि वो नई चीजें इन्वेंट करने की अपने अंदर एक कैपेसिटी रखते हो। ओके सर, काफ़ी देर से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बात कर रहे हैं करियर अपॉर्चुनिटीज़ इन बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, और कुछ और भी सवाल हैं। उससे पहले मैं चाहूँगा कि एक बार जो कोर्सेज बताए गए हैं जो हम कर सकते हैं वो आप टीवी पे ज़रूर बताएं, ताकि जो बच्चे लिखना चाहें, नोट डाउन करना चाहें, वो लिख सकें उसको। राइट। कौन कौन से कोर्सेज बायोटेक में हो सकते हैं, एक बार आप स्क्रीन पे देखें और उसको नोट भी करें आप। लिस्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कोर्सेज इन इंडिया। पहला कोर्स आप देखें, डिप्लोमा इन बायोटेक, 3 इयर्स का ये कोर्स है। इसके लिए एलिजिबिलिटी आपकी 10th या 12th पास होने चाहिए आप। बीई या बीटेक बायोटेक्नोलॉजी ये 4 साल का कोर्स होगा। इसके लिए आपको 10+2 यानी 12th होना चाहिए साइंस स्ट्रीम से। बीई और बीटेक इन मॉलिक्यूलर और सेलुलर इंजीनियरिंग ये 4 साल का कोर्स। बीई और बीटेक इन इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी ये 4 साल का कोर्स, अगेन 10+2 आपको साइंस से होना चाहिए। इसके बाद जैसे मैंने बताया बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, ये प्लेन कोर्स आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर सकते हैं, ये 3 साल का कोर्स। इसके लिए आपको 10+2 साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए। इसके बाद एमटेक इन बायोटेक्नोलॉजी ये 2 साल का कोर्स है। इसमें जाने के लिए आपको बीटेक होना चाहिए बायोटेक में। फिर एमटेक इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स साइंसेज ये भी 2 साल का कोर्स है। इसमें जाने के लिए आपके पास बायोटेक में ग्रेजुएशन होना चाहिए। ये हम लोगों ने कोर्स ऑलरेडी बायोइन्फॉर्मेटिक्स साइंसेज के बारे में किया है। एमटेक इन बायोटेक्निकल इंजीनियरिंग ये 2 साल का कोर्स है। इसमें भी जाने के लिए आपके पास रिलेवेंट फील्ड में आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी ये 2 साल का कोर्स, ये बीएससी बायोटेक के बाद आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद पीजी डिप्लोमा इन बायोटेक्नोलॉजी ये 1 से 2 साल का कोर्स है। इसको आप ग्रेजुएशन इन बायोटेक करने के बाद कर सकते हैं। और इसके बाद पीएचडी इन बायोटेक्नोलॉजी, इसको कंप्लीट करने के लिए आपके पास मास्टर्स होना चाहिए इन बायोटेक। इसके साथ साथ मैं स्क्रीन पे ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आप बायोटेक में बीएससी या बीटेक करते हैं तो उसके बाद स्पेशलाइजेशन आप किन किन फील्ड्स में कर सकते हैं, आप एक बार स्क्रीन पे देखें। माइक्रोबायोलॉजी की फील्ड, जिसके बारे में हम लोग हमेशा यहाँ से आपको बताते हैं कि बहुत ग्रोइंग फील्ड ये है और इसमें बहुत सारे करियर ऑप्शंस भी हैं। इसके बाद इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री की फील्ड, ये भी आप बायोटेक के बाद स्पेशलाइजेशन में ले सकते हैं। जेनेटिक्स की फील्ड, बहुत ही आने वाले टाइम में इसमें और भी करियर ऑप्शंस आएंगे। प्लांट एंड फॉरेस्ट बायोटेक्नोलॉजी, इसके बाद मॉलिक्यूलर एंड सेलुलर बायोलॉजी, इसके बारे में मैंने पीछे मेंशन किया है। फार्माकोलॉजी, ये देखें, इसमें भी आप बायोटेक के बाद स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। देन डेयरी टेक्नोलॉजी का एक कोर्स है, स्पेशलाइजेशन बायोटेक में अगर आप ग्रेजुएट कोर्स करने के बाद इसको ऑप्ट कर सकते हैं। इसके बाद एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं आफ्टर डूइंग योर ग्रेजुएशन इन बायोटेक। और मेरे ख्याल से इसके बाद हम लोगों ने फूड प्रोसेसिंग के बारे में भी बताया था। तो ये सब सारे कोर्सेज स्पेशलाइजेशन में आपको मिलेंगे आफ्टर डूइंग योर ग्रेजुएशन इन बायोटेक। अच्छा, ग्रेजुएशन अगर हम कर रहे हैं तो ये फैसला ऐसा हो सकता है कि हम पहले डिप्लोमा करें और डिप्लोमा के बाद अगर हमें नहीं जम रहा है कोर्स, हम उसके बाद 12th करें, उसके बाद ग्रेजुएशन की तरफ बढ़े?
डिप्लोमा के बाद थोड़ी सी क्योंकि अक्सर लोग डिप्लोमा के बाद कोर्स करते हैं, फिर उसके बाद बोलते हैं नहीं मुझे और हायर लेवल की तरफ जाना है, 10+2 करना और उसके बाद फिर हमको आगे निकलना है। तो ऐसा टाइम वेस्ट तो नहीं होगा? शुरुआत में एक बहुत अच्छा पॉइंटर आपने बच्चों के लिए रखा कि अगर आपका इंटरेस्ट रिसर्च सेक्शन में है तभी आप इस फील्ड की तरफ जाएं, कदम बढ़ाएं। तो जिस बच्चे का इंटरेस्ट होगा डेफिनेटली वो प्री प्लान्ड होगा और उसको पता होगा कि उसका हदफ या उसका टारगेट क्या है। तो मुझे लगता है कि सिर्फ सिंपल अगर आप बीएससी बायोटेक करते हैं तो आपको वहां नहीं रुकना चाहिए जी। आपको एटलीस्ट मास्टर्स जरूर करना चाहिए या नहीं तो स्पेशलाइजेशन की जितनी सारी मैंने फील्ड बताई है उस तरफ आपको अपना कदम बढ़ा लेना चाहिए। और अगर नहीं तो अगर आपको जॉब आफ्टर ग्रेजुएशन चाहिए तो आप बेस्ट ये होगा कि आप 4 साल का बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी करें। और बीटेक करने के लिए बेस्ट जो कॉलेजेस हो सकते हैं उनमें आईआईटीज हैं, एनआईटीज हैं, एसआरएम है, मणिपाल है, या अगर आप अमेठी यूनिवर्सिटी है, इस तरह के जो कॉलेजेस हैं वहाँ से अगर आप बीटेक इन बायोटेक करें तो 4 साल के कोर्स के बाद आपकी प्लेसमेंट बहुत बेहतरीन हो सकती है। अदरवाइज आगे एमटेक का ऑप्शन आपके सामने खुला हुआ है। ओके, तो ये कॉलेजेस के नाम आप बताएं, इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम भी होता होगा तो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एंट्रेंस एग्जाम और कोर्सेज और जो अगर आपके पास हैं हायर लेवल स्टडी के तो वो कोर्सेज हम लोग नेक्स्ट वीक डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। और उसके बाद जॉब प्रोफाइल जो होता है वो बहुत ज़रूरी है। जॉब प्रोस्पेक्ट क्या है आगे करने के बाद, इस पे बात करना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब मुझे लगता है कि शायद वक्त नहीं है, नहीं तो हम डिस्कस ज़रूर करते। लेकिन मैं चाहूँगा जाते जाते एक बार आप टॉप यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस के नाम बता दें टेलीविजन स्क्रीन पर, तो उसके बाद मैं सवाल रखूँ इस बारे के। तो अगर मुझे सिंपल बीएससी इन बायोटेक करना है 12th साइंस के बाद, आइदर मैं पीसीबी या पीसीएम, और उन बच्चों के लिए तो सबसे ब्राइट ऑप्शन है बायोटेक जिनके पास पीसीएमबी चारों होता है। अगर आपका मेडिकल या इंजीनियरिंग में सिलेक्शन नहीं होता है कदम बढ़ाएं बायोटेक की तरफ, बीएससी बायोटेक आप करने की कोशिश करें। बीएससी बायोटेक का कोर्स अगर आप देखेंगे साजिद साहब तो जितनी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं सब में आपको ये कोर्स मिल जाएगा बीएससी का, या पुणे यूनिवर्सिटी में मिल जाएगा, मुंबई यूनिवर्सिटी में मिल जाएगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जामिया मिलिया इस्लामिया में आपको मिल जाएगा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मिल जाएगा, एसआरएम में मिल जाएगा, मदुराई यूनिवर्सिटी में मिल जाएगा, इसी तरह से अन्नामलाई यूनिवर्सिटी में मिल जाएगा, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, बेंगलोर यूनिवर्सिटी, सारी जितनी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं उसमें बीएससी बायोटेक का 3 साल का कोर्स, जैसे बीएससी फिजिक्स, बीएससी केमिस्ट्री, बीएससी मैथ्स होती है, ह्यूमैनिटीज के लिए ग्रेजुएशन के कोर्स होते हैं, वैसे ही बीएससी बायोटेक का कोर्स भी ऑलमोस्ट सारी बड़ी यूनिवर्सिटी में आपके लिए अवेलेबल है। तो अगर बीएससी आपको बायोटेक करना है तो और अगर आपको बायोटेक इंजीनियरिंग करना है तो आपके लिए कॉलेजेस में आईआईटीज आ सकते हैं, आपके लिए एनआईटीज आ सकते हैं, आपके लिए मणिपाल आ सकता है, आपके लिए एसआरएम आ सकता है, आपके लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आ सकती है, आपके लिए जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ दोनों का एंट्रेंस अलग से नहीं होता है। यहाँ पे आपको पता है कि अगर आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जाएंगे तो वहाँ पे बीएससी बायोटेक है, बायोटेक इंजीनियरिंग नहीं है। बायोटेक इंजीनियरिंग के लिए आपके लिए बेस्ट डेस्टिनेशन आईआईटीज हैं, एनआईटीज हैं, या एसआरएम या मणिपाल है, शारदा यूनिवर्सिटी है, एलपीयू है और साथ साथ अमेठी यूनिवर्सिटी है। तो दीज आर द ऑप्शंस फॉर बायोटेक इंजीनियरिंग। बीएससी बायोटेक के लिए सारी यूनिवर्सिटीज जो हैं उनमें ये कोर्स आपके लिए अवेलेबल है। ज़बान पे आपकी यूनिवर्सिटीज़ के नाम ऐसे याद है, वरना हम लोग तो सिर्फ 4-5 यूनिवर्सिटीज़ को ही जानते हैं, जैसे बड़ी बड़ी मुंबई यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू है वगैरह वगैरह, लखनऊ यूनिवर्सिटी, कुछ ही यूनिवर्सिटीज़ को हम लोग जानते हैं। अब जैसे आपने जोड़ दिया लखनऊ यूनिवर्सिटी, वहाँ भी उसमें भी ये कॉलेज, उसमें भी ये आपको कोर्स, बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वहाँ पे भी बायोटेक का कोर्स है, वहाँ तो बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स भी है। और आईसीएआर मैंने एक एंट्रेंस आपको बताया था, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, उस एंट्रेंस को भी फेस करके आप बायोटेक बीएससी का कोर्स ऑप्ट कर सकते हैं। तो ये भी आपके पास ऑप्शन है। तो बायोटेक के लिए बहुत सारे कॉलेजेस, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आपके लिए हैं। बीटेक करना है तो आईआईटीज हैं, एनआईटीज भी हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं। आप बस डिटरमिन्ड अपने आप को कीजिए और कदम बढ़ाइए, आने वाले टाइम में बहुत अच्छा ये स्कोप इस फील्ड में निकल के आने वाला है। तो सर मैं बढ़ता हूँ सवाल की तरफ, और इजाज़त है सवाल की तरफ बढ़ें, और बाकी सवाल जो है और अपॉर्चुनिटीज़ इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे, ज़रूर करेंगे। पहला सवाल कर लो कि डिप्लोमा करना बेहतर है या डिग्री की तरफ जाना बेहतर है, किस कोर्स में, बायोटेक्नोलॉजी में? मुझे लगता है कि हमेशा डिग्री को प्रेफरेंस देना चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि आपने देखा होगा जैसे आप इंजीनियरिंग भी डिप्लोमा जब आप करते हो तो डिप्लोमा के बाद जो जॉब के आपके पास ऑप्शंस आते हैं वो उतने नहीं आते हैं। तो मेजॉरिटी में आपने बच्चों को देखा होगा कि डिप्लोमा करने के बाद बच्चे डिग्री की तरफ कदम बढ़ाते हैं। तो मुझे लगता है कि डिग्री
डिग्री ज्यादा बेहतर है। प्रायोरिटी आपको डिग्री की तरफ देना चाहिए, क्योंकि अगर आप डिग्री करेंगे तो फिर देन मास्टर्स देन रिसर्च की तरफ भी आप निकल सकते हैं। तो 10+2 पहले साइंस से आप करें। अगर आपके पास PCM-B का कॉम्बिनेशन बनता है वेल एंड गुड, PCB बनता है तब भी आप आगे निकल सकते हैं, PCM से भी आगे निकल सकते हैं। ओके अच्छा, जो हमने बीच में सवाल किया था उसका जवाब आपने मुझे दिया बताया या था कि जो है बायो और दोनों से मैथ्स कर सकते दोनों हैं। से आप निकल सकते हैं। Okay. PCB से भी आप निकल सकते हैं, PCM से भी निकल सकते हैं, PCM-B तो सोने पे सुहागा है। अच्छा ओके, PCM से भी निकल सकते हैं, PCB से भी निकल सकते हैं, अब PCM-B दोनों कॉम्बिनेशन है तो जी, सोने पे सुहागा सुहागा है। जी, चलिए बहुत अच्छी जी, बात जी, है। जी। और अगला सवाल है कि बायोटेक्नोलॉजी में अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हो सकती हैं? पूरी फील्ड हम लोगों ने बताया, एग्रीकल्चर बताया, फूड प्रोसेसिंग बताया, फार्मास्यूटिकल डिवीजन्स बताए, आपके इतनी सारी जो रिसर्च की फील्ड, उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी की फील्ड बताया, बायोइन्फॉर्मेटिक साइंसेस बताया, माइक्रोबायोलॉजी की फील्ड का मैंने पहले भी जिक्र किया हुआ है। तो ये सब सारे फील्ड, टेक्सटाइल डिवीजन है, ये सब बहुत सारी फील्ड निकल के बायोटेक में आएगी। तो अगर बायोटेक की तरफ जहन बन रहा है तो आगे आप बढ़िए, स्कोप बहुत ज़्यादा है। ओके, तीसरा सवाल है कि क्या इस कोर्स को करना कॉस्टली है? देखिए महंगा कोर्स है अगर प्राइवेट से करें या गवर्नमेंट से करें? कुछ कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसको थोड़ा सा बोलने में परेशानी तो होती है। हिंदुस्तान में आज जब आप देखेंगे तो कोर्सेज का फी वेरिएशन आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देगा। जैसे याद कीजिए MBBS कोर्स करने का हम लोगों ने एम्स में देखिए कितना छोटा सा, कम 1,000 के आसपास बताया। लेकिन जैसे आप और किसी दूसरे कॉलेज में आएंगे तो 50 से 70,000 के बीच में आएगा, प्राइवेट में जाएंगे तो 3.5 से 4 लाख आएगा। तो उसी तरह से अगर आप BSc बायोटेक का कोर्स करते हैं आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज से, तो फीस बहुत ही नॉमिनल होगी। प्राइवेट कॉलेज में जाएंगे तो फीस हो सकता है 1.25 से 1.5 लाख रुपए पर एनम के आसपास आएगी। लेकिन अगर गवर्नमेंट कॉलेज में जाएंगे आप, BSc अगर बायोटेक अगर आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से करते हैं तो मैं समझता हूँ 10,000 पर एनम से भी ज्यादा की फीस आपकी नहीं होगी। तो फीस में थोड़ा वेरिएशन है। इसलिए हमेशा मैं कहता हूं कि किसी भी कोर्स को करने के लिए सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज। ओके, गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ आप बढ़े, जिसका एंट्रेंस एग्जाम इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में बताएंगे वो जरूर बताएंगे। अगला सवाल है कि मैं 12th में हूँ, मुझे एथिकल हैकर में जाना है जी। 12th के बाद मैं क्या करूँ? और हम लोग ने शायद सिक्योरिटी किया था, साइबर सिक्योरिटी उसी का पार्ट है एथिकल हैकर। या एग्जैक्टली। तो आप एक हमने बताया था कि इंजीनियरिंग करके आप जा सकते हैं। इंजीनियरिंग में आपके पास या तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से या कंप्यूटर साइंस से आप इंजीनियर हो, उसके बाद आप एथिकल हैकर का कोर्स कर सकते हैं। अदरवाइज ऑनलाइन भी कोर्सेज हमने बताए थे, आप ऑनलाइन भी ये कोर्स कर सकते हैं। सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं लगे हुए हैं, तकरीबन 9 महीने के 3 इसमें कोर्सेज होंगे, उसके बाद आप एथिकल हैकर का कोर्स कर सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं। लेकिन मेरी प्रायोरिटी होगी कि अगर आपके पास 10+2 साइंस है तो आप इंजीनियरिंग के बाद उस तरफ कदम बढ़ाएं। ओके, एथिकल हैकर्स का कोर्स कहाँ से होता है ये भी बताएंगे सर? हम लोगों ने शायद याद कीजिए जब हमने पूरा साइबर सिक्योरिटी जी अमेठी यूनिवर्सिटी बताया था, जी, और साथ साथ हमने बताया था कि कुछ IITs में MTech में इस तरह के साइबर सिक्योरिटी के स्पेशलाइजेशन के प्रोग्राम्स आ गए हैं। और सर्टिफिकेट कोर्स हैदराबाद भी आपने बताया था, IIT हैदराबाद बताया था। और साथ साथ हमने बताया था कि सर्टिफिकेट कोर्स जो है वो एथिकल हैकिंग का आप कर सकते हैं। ऑनलाइन भी ये कोर्स बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो हैं अब्रॉड वाले भी और इंडियन भी ये करा रहे हैं कोर्स। ओके, जज़ाकल्लाह। बढ़ता हूँ अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल जो है मेरे ख्याल से हारून कुरैशी का है। हारून ने लिखा है कि हाउ टू क्रैक नेट सेट एग्जामिनेशन इन इंग्लिश। देखिए इंग्लिश सब्जेक्ट में अगर आप, तो पहले तो मास्टर्स आपको होना है जी। और किसी भी एग्जामिनेशन को साजिद साहब कैसे आप क्रैक करें, सबसे पहले तो ये देखें कि उस एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है। ओके, जैसा एग्जामिनेशन जिस तरह का पैटर्न उस तरह की आप तैयारी। तो बेस्ट क्या हो सकता है कि पहले आप 5 साल या 5 प्रीवियस ईयर के पेपर आप देख लें। पैटर्न देखना बहुत जरूरी है, तो आपको 100% शायद और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। यस, और आपको पता चलेगा कि सब्जेक्ट का कंटेंट किस लेवल तक का है। और हमेशा जब भी आप नेट देंगे सब्जेक्ट PG लेवल तक का आपको पूछा जाएगा, फ्रॉम इनिशियल अप टू PG लेवल। तो अपने आप को उस सब्जेक्ट में बहुत स्ट्रांग कीजिए। और लिटरेचर तो आप करेंगे ही, ग्रामेटिकल पोर्शन पे भी खास ध्यान रखिएगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ता हूँ अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माई सेल्फ नबीहा एहसन फ्रॉम हैदराबाद। आई वॉन्ट टू आस्क यू, कैन यू प्लीज डिटेल ऑफ जिपमर एग्जाम? एक्चुअली आई एम इन 12th क्लास अपेयरिंग फॉर द नीट एज वेल। पहला सवाल है। दूसरा सवाल मैं पूछूंगा सर, तो जिपमर के बारे में इन्होंने बोला है कि आप डिटेल कर दें, अभी ये नीट के लिए अपेयर करने वाली हैं। फाइन, तो MBBS करने के लिए 3 एंट्रेंस हम लोग शुरू से बता रहे हैं। ओके, नीट, एम्स एंड जिपमर। जिपमर में टोटल साजिद साहब 200 सीट्स होंगी, 200 सीट्स हैं नबीहा इसमें। और इसका एंट्रेंस ऑनलाइन होगा। फॉर्म जैसे निकलेगा यहाँ से हम नोटिफिकेशन आपको बताएंगे।
पेपर पैटर्न मैं आपको बता रहा हूं, नीट से थोड़ा सा अलग है। इसमें 200 क्वेश्चंस होंगे जी। नीट में 180 हैं, यहां पे 200 क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन का डिवीजन बता रहा हूं, 60 फिजिक्स, 60 केमिस्ट्री, 60 बायोलॉजी, तो 180 हो गए। 20 क्वेश्चंस में 10 क्वेश्चन इंग्लिश और 10 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग। टाइम यहां पे 3 नहीं बल्कि 2.5 घंटे हैं। एग्जामिनेशन ऑनलाइन सीबीटी होगा। टोटल 200 सीट्स होंगी, 2 कैंपस, एक पौंडीचेरी, एक कराईकल। पौंडीचेरी वाले कैंपस में 150 सीट्स फॉर एमबीबीएस, कराईकल वाले कैंपस में 50 सीट्स हैं। टोटल 200 सीट्स। एग्जामिनेशन का पैटर्न मैंने बताया। सिलेबस वही होगा जो नीट का आप पढ़ती हैं 11th 12th एज पर एनसीईआरटी। पेपर का पैटर्न जो मैंने बताया वो नीट से थोड़ा अलग है। वहां 180 क्वेश्चन है, यहां 200 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग एंड 10 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के होंगे। यहां पे नीट से दूसरा जो डिफरेंस है वो ये है कि नीट में 180 क्वेश्चन में 90 यानी 50%, 90 क्वेश्चन बायोलॉजी से होंगे। ओके। एंड 90 में 45 केमिस्ट्री, 45 आपकी फिजिक्स। बट जिपमर में ऐसा नहीं है, इक्वल डिवीजन है। 60 फिजिक्स, 60 केमिस्ट्री एंड 60 बायोलॉजी, 20 में 10 इंग्लिश एंड 10 मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग। 2.5 घंटे का पेपर होगा, ऑनलाइन पेपर होगा, 200 सीट्स होंगी। सिलेबस वैसे ही होगा जैसा नीट का है। ओके। तो मुझे लगता है कि अगर ये नीट की तैयारी कर रही हैं तो जिपमर की वह एग्जाम दे सकती हैं और एम्स का भी एग्जाम दे सकती हैं। Exactly. सिलेबस में कोई बदलाव देखने को नहीं मिलता है, सिर्फ पेपर पैटर्न और मार्क्स डिपेंड करता है। या मार्क्स में डिफरेंस है थोड़ा सा, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग एंड इंग्लिश में या उसकी अलग से तैयारी करनी पड़ेगी और आपको अपनी स्पीड भी अच्छी मेंटेन करनी पड़ेगी। क्यों? इसलिए कि यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 है और घंटे 2.5 हैं, 3 नहीं है। ओके। अभी हाँ एहसन, जो आपका दूसरा सवाल है वो मेरा भी सवाल था जब मैं पढ़ाई किया करता था जी। और साथ ही साथ आज ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका ये सवाल है, तो इसका जवाब हो सकता है कि शायद ऐसा हो कि आप तमाम लोगों के काम आए। तो देखते हैं सर क्या जवाब देते हैं, लेकिन सवाल देखते हैं। इन्होंने लिखा है सर कि जो है हाउ टू डेवलप मैथमेटिक्स स्किल फॉर डूइंग अ प्रॉब्लम इन फिजिक्स केमिस्ट्री। एक्चुअली माई प्रॉब्लम इज विलन n number of formulas but where to apply exact formula while doing a problem I am confused। मैं भी कंफ्यूज होता हूँ। फॉर्मूलाज इतने ज्यादा होते हैं सर, याद करना एक तो पहली बात मुश्किल होता है। जब उसे कैसो तैसो याद कर लो तो उसे अप्लाई करना मुश्किल होता है, और जब अप्लाई कर दो तो हमारा जो ड्राइव करना होता है सोल्यूशन वो नहीं आता है। तो आप बताएं कि कैसे, कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये टेक्निक कैसे जानना चाहिए, डेवलप करना। पिछले प्रोग्राम में आकांक्षा ने सवाल किया था, याद कीजिए, और उन्होंने भी पूछा था कि फिजिक्स में मार्क्स कैसे इंप्रूव किए जाएं। जनरली होता क्या है कि जो बच्चे बायो के होते हैं उनको मैथमेटिक्स से थोड़ा सा डर एक जहन में बैठा होता है। मैथमेटिक्स को मैंने पहले भी कहा है कि जिस दिन आपने याद करने की कोशिश की वो आपके कमांड में नहीं आएगा, वो मुट्ठी में रेत के मानी निकलना शुरू हो जाएगा। तो पहले तो मैथमेटिक्स को याद करने की कोशिश मत करें। 2-3 बातें मैं यहाँ आपके सामने रख रहा हूँ। एक्चुअली क्या होता है कि फिजिक्स में जितनी मैथ्स की जरूरत है उतनी मैथमेटिकल फीलिंग आपके माइंड में होनी चाहिए। मैं फिर यहां देखिए अपने वर्ड को मैं बोल रहा हूं, उतनी मैथमेटिकल फीलिंग आपके माइंड में होनी चाहिए। फिजिक्स में यूज किन किन चीजों का मैथ्स का होता है? ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी, थोड़ी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगी, कैलकुलस होगा। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप 11th 12th की एनसीईआरटी ले लें। ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस का डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, उस चैप्टर की थ्योरी और सॉल्व्ड एग्जाम्पल आप सिर्फ एक बार रीड कर लें। मैं क्वेश्चन करने के लिए आपको नहीं कह रहा हूं। जब एक बार थ्योरी आप पढ़ेंगी, सॉल्व्ड एग्जाम्पल पढ़ेंगी, तो आपको पता चलने लगेगा कि कौन सा मैथमेटिकल क्वेश्चन या कौन सा फॉर्मूला किस तरह से कहां पे अप्लाई हो रहा है। जिस दिन से माइंड में मैथमेटिकल फीलिंग आपके डेवलप हो जाएगी उस दिन से न्यूमेरिकल इन फिजिक्स आपको बहुत इजी लगने लगेगी, क्योंकि न्यूमेरिकल पे कमांड आपका तभी होगा जब आपकी मैथ्स अच्छी होगी। ओके। बहुत डिफिकल्ट है, मुझे पता है लेकिन आसान है। याद करना थोड़ा सा मुश्किल होगा सर, लेकिन कोशिश करेंगे तो याद हो जाएगा। और हम आपसे ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो हम लोग एक एपिसोड इस पे ही किया जाए कि कैसे फॉर्मूला लर्न करना है और कहाँ पे अप्लाई करना है, कब करना है, क्या तरीका है, हाउ टू लर्न फॉर्मूला। बस जहन को अपने, साइकोलॉजी को अपने पॉजिटिव रखिए। और आप पहले नहीं हैं जो आप इतने सारे फॉर्मूले रिमेंबर करने वाले हैं। आपसे पहले बहुत बच्चों ने बड़े आसानी से किया है, तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। बस जैसे मैंने कहा कि अपने माइंड और अपने साइकोलॉजी को पॉजिटिव उस सब्जेक्ट के लिए बनाइए। चलिए एक शो भी लेकिन करेंगे इंशाल्लाह जरूर। चलिए बढ़ता अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल जो है तस्कीन फातिमा का है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तस्कीन लिख रही है कि दिस ईयर आई गॉट
380 marks in NEET, sir. जी और and I want to join homeopathic and I want to write a NEET 2020. Sir, please suggest me a way to get admission in MBBS this year. अगर इन्होंने होम्योपैथ ज्वाइन नहीं किया है और पहला ये अटैम्प्ट रहा होगा आपका, तस्कीन तो मैं ये कहूँगा कि आप सेकेंड अटैम्प्ट एक बार ढंग से प्रिपरेशन कीजिए। ओके 380 काफ़ी एक अच्छा मार्क्स है। अच्छा मार्क्स है, क्योंकि 550 के आसपास अगर होता आपका तो आपको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कॉलेज में MBBS मिल जाती। तो मैं यहाँ से एक टारगेट आपको दे रहा हूँ कि आप कोशिश करेंगे नेक्स्ट बार 320 प्लस बायो में लाने की, तकरीबन 140 से 150 आप केमिस्ट्री एक टारगेट बना के चलें, 120 से 135 के बीच में आप फिजिक्स का टारगेट रखें। इंशाल्लाह अगर इतना आप स्कोर करेंगी तो 550 प्लस में आप पहुँचेंगी और उससे आपको किसी गवर्नमेंट कॉलेज में बड़े आराम से MBBS में दाखिला मिल जाएगा। फिजिक्स अपनी ज़रूर अच्छी कीजिएगा, बार बार हम लोग बताते हैं NCERT नीट के लिए मोर देन सफिशिएंट है। बायोलॉजी तो ख़ास तौर से NCERT से एकदम आप स्टिक रहिएगा, NCERT पे टेस्ट पेपर से आप अपने आप को स्टिक कीजिए। और सबसे अहम चीज़ क्या है, पिछले साल की कमी पे काम करना। ओके वो बहुत ज़रूरी है, वो बहुत ज़रूरी है, उस पर ज़रूर आप ध्यान रखेंगे। जी सॉरी, अगर इनका फर्स्ट अटैम्प्ट है सर तो ये आगे और ट्राई करें, करना चाहिए। उन्होंने अटैम्प्ट नहीं लिखा है तो इंशाल्लाह अगली बार अगर डिटेल में चाहिए तो आप जवाब पूछ सकती हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए, काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन आपने, और मैं कहूँ बेहतरीन इन्फॉर्मेशन हम लोग ने शेयर किया है आज, बहुत बहुत शुक्रिया। और लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे ज़रूर, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। डेफिनेटली हम बात करेंगे। और चलते चलते एक बात मैं यहाँ रखना चाह रहा हूँ, या मेज़ा चल भी रहे हैं, मुहर्रम का ज़माना है। देखिए इमाम हुसैन के जो सहाबी थे कितने ओबीडियंट थे, एक बार जो लीडर ने कह दिया उसको फॉलो करना है, तो देखें क्या उनकी मंजिलत है। तो अगर आप भी अपने पेरेंट को और अपने टीचर को फॉलो करेंगे तो सोचें आपकी भी मंजिलत क्या होगी। बेशक, तो ये आप भी दर्स कामयाब होंगे एकदम, तो ये दर्स हमको लेना है इस अय्याम अज़ा से कि हमारे अंदर फॉलोअरशिप होनी चाहिए। जो टीचर ने कह दिया, जो पेरेंट ने कह दिया, उससे हमको स्टिक रहना है और उसको मानना है और उसी पे कदम बढ़ाना है। बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। जी हाँ नाज़रीन, याद रहे कि अगर आप ये प्रोग्राम देखना भूल गए हैं तो चैनल विन यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन पर भी क्लिक करें। इस प्रोग्राम के बारे में अपडेट होता है, हर एपिसोड जो है हर हफ्ता अपलोड होता है। तो अगर आप टीवी पे नहीं देख पाते हैं तो इसे आप यूट्यूब पे ज़रूर दे सकते हैं। साथ ही साथ अगर कुछ रिवर्स और फॉरवर्ड करना है तो वो भी आप यूट्यूब पे कर सकते हैं। तो यूट्यूब पे आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, चैनल विन डालें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे भी क्लिक करें ताकि न्यू अपलोड होने वाले प्रोग्राम आपको मिल सके। साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास कोई सवाल है करियर अपॉर्चुनिटीज़ इन बायोटेक्नोलॉजी के बारे में जानना चाहते हैं, या कोई और सवाल हो जो पढ़ाई लिखाई से जुड़े हैं, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है winislam@gmail.com। साथ ही साथ व्हाट्सअप भी आप कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9930474147। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी और बात होगी करियर अपॉर्चुनिटीज़ इन बायोटेक्नोलॉजी। अगर हैं तो सवाल ज़रूर पूछें। देखते रहिए चैनल में, बहुत बहुत शुक्रिया।